नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में जहां पर अपन लिटरेरी पीरियड्स देख रहे हैं, उन्हीं लिटरेरी पीरियड्स में आज हम बात करने वाले हैं कैरोलिन एज की। कैरोलिन एज जो कि 1625 से 1649 ये जो पीरियड रहा, कैरोलिन एज का रहा। अब इस पहली बात तो इसको कैरोलिन नाम कैसे पड़ा, उस बात पे अपन आ जाते हैं। तो देखिएगा, कैरोलिन जो शब्द है यहाँ पर 1625 में चार्ल्स द फर्स्ट इनकी ताजपोशी होती है। ये राजा बनते हैं इंग्लैंड के, और चार्ल्स का जो लैटिन वर्जन होता है, अर्थात लैटिन भाषा में चार्ल्स शब्द के लिए जो नाम होता है वो होता कैरोलस। ठीक है, और कैरोलस शब्द से ही क्या बना है, कैरोलिन। तो हम यूँ कह सकते हैं कैरोलिन एज का मतलब क्या हो गया, चार्ल्स द फर्स्ट का जो रेन रहा, शासनकाल रहा, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, कैरोलिन एज के नाम से जानते हैं। तो इस दरमियान 1625 से लेके 1649 तक किसका शासनकाल रहता है, चार्ल्स द फर्स्ट का। ठीक है, अब ये जो पीरियड था ये बहुत ही तगड़ा, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल का एक दौर था। अर्थात बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक पॉलिटिकल उठापटक जो है होती है। सबसे खास बात यहाँ पर जो होती है वो होती है इंग्लिश सिविल वॉर जो है वो होता है। यहाँ पे इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार सिविल वॉर जो है, गृह युद्ध जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कब, 1642 में, 1642 में। क्यों, इसके पीछे थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। चार्ल्स द फर्स्ट जो था, इनकी जो रानी जो थी फ्रांस से थी, फ्रांस से प्रभावित भी थे, और खर्चे माशरे के इनके खूब थे, पैसा चाहिए था, खूब सारा धन चाहिए इनको। और धन कहाँ से आएगा, जनता से, टैक्सेस के थ्रू आएगा। अब जनता और राजा के बीच में कड़ी जो है वो कौन निभा रहा था, वो था पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो जब टैक्स इंक्रीज करेंगे तब इनके पास पैसा आएगा। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी इसी से परेशान थे। तो यहाँ पर जो राजा और पार्लियामेंट, इनके बीच में क्लैशेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब राजा की जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको अपन कहते हैं रॉयलिस्ट। जी हाँ, क्या कहेंगे, रॉयलिस्ट या फिर कैवेलियर। अगली स्लाइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश सिविल वॉर इसकी बात चल रही है। राजा के समर्थक है वो कैवेलियर्स या रॉयलिस्ट कहलाते हैं। कैवलियर शब्द जो है किससे बना है, कैवलरी से बना है। और कैवलरी का आप मतलब जानती हैं, घुड़ सेना जो होती है। इन्फेंट्री जैसे पैदल सेना होती है, वैसे कैवलरी क्या होती है, घोड़ों पे सवार सेना। तो राजा के समर्थक कैवलियर्स और रॉयलिस्ट कहलाए। और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे उनको राउंड हेड्स कहा गया। क्या कहा गया, राउंड हेड्स कहा गया। क्यों कहा गया, बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपने हेयर कट शॉर्ट, ठीक है, बाल छोटे रखते थे, गोल गोल वाली सी वो कटिंग, बाबा सहगल वाली सी, ऐसे कुछ है ना। तो उस तरह की ये हेयर स्टाइल रखा करते थे, इसलिए इनको राउंड हेड्स कहा गया। तो यहां पर क्लैश जो है किसके बीच में था, किंग वर्सेस पार्लियामेंट। अब राजा के जो सपोर्टर्स हैं, ठीक, उनको अपन क्या कह रहे हैं, उनको अपन कह रहे हैं रॉयलिस्ट, या फिर ये रहा आपका कैवेलियर्स। और जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, इनको अपन क्या कर रहे हैं, राउंड हेड्स, ये लीजिए। और इनका नेता कौन है, क्रॉमवेल। कौन है, क्रॉमवेल है। तो यहां पर बात किसकी चल रही है, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, लिटरेचर पे अभी अपन आए नहीं हैं। तो देखिएगा, द कैरोलिन एज वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी भयंकर यहां पर राजनीतिक द्वंद्व चल रहा था। द इंग्लिश सिविल वॉर जो कि 1642 में स्टार्ट हो गया था, ठीक, सॉ किंग चार्ल्स द फर्स्ट एंड हिज रॉयलिस्ट सपोर्टर्स क्लैश विद parliamentarian forces.
The war culminated in the trial and execution of Charles the First in 1649. अब होता क्या है कि इसकी परिणति किस रूप में निकलती है? चार्ल्स द फर्स्ट जो है, इनके ऊपर मुकदमा चलता है और ये फ्रांस चले जाते हैं देश छोड़ करके। इनको वहाँ से वापस बुलाया जाता है, उनको बीहेडेड किया जाता है, मौत की सजा इनको दे दी जाती है। ठीक है, तो इसकी परिणति इस रूप में निकलती है। पहली बार इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार इस तरह की कोई घटना घटित होती है। तो बहुत ही उठापटक वाली जो स्थिति जो थी इंग्लैंड ने उस दौर में देखी। लीडिंग टू अ ब्रीफ पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, और फिर सत्ता जो है किसके हाथ में आ जाती है? ओलिवर क्रॉमवेल। और इसको क्या कहा गया? कॉमनवेल्थ। क्या कहा गया इसको? कॉमनवेल्थ का दौर कहा गया। कॉमनवेल्थ जो है उसकी सत्ता जो है वहां पर उसकी स्थापना हो जाती है। ठीक, बिफोर द मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन 1660, मोनार्की यानी राजशाही वापस लौटती है 1660 में। कब लौटती है? 1660 के अंदर लौटती है। तो 1649 से लेकर के 1660 ये दौर जो है वो किसका रहता है? ओलिवर क्रॉमवेल का रहता है, ये कॉमनवेल्थ का रहता है। ठीक, लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी? कैरोलिन एज की बात कर रहे हैं। तो बीच में जो 10-11 साल है यहाँ पर मोनार्की जो है वो सत्ता से अलग हो जाती है और कॉमनवेल्थ का यहाँ पर शासन रहता है। अब जो कैरोलिन एज है उसकी कुछ फीचर्स, विशेषताएं अपने को देख लेनी चाहिए। जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक उठापटक, यही बात इसमें वापस हमने लिखी है कि यहाँ पर इंग्लिश सिविल वॉर होता है जो 1642 से लेकर 1651 तक चलता है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा क्या कर चुका था? अपनी खुद की चर्च जो है स्टैब्लिश कर चुका था और उसको उसने क्या नाम दिया? एंग्लिकन चर्च। क्या नाम दिया? एंग्लिकन चर्च। यहाँ पर इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी का जो मत जो था, उसके समर्थक जो थे, ठीक है, जो रूढ़िवादी परंपरावादी थे, उनको अपन क्या कहते थे? उनको कैथोलिक कहते थे। अब जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स हैं उनको क्या कहा गया? प्यूरिटन्स कहा गया। क्यों कहा गया? बिकॉज दे बिलीव इन द प्योर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी में जो भी कोई आडंबर वगैरह कुछ आया है उसको वो नहीं मानते थे, उसके पुरातन स्वरूप को वो स्वीकार करते थे। तो यहां पर क्लैशेस देखिए धार्मिक रूप से, राजा का चर्च एंग्लिकन और प्यूरिटन्स क्रॉमवेल वाला, ठीक है, और कैथोलिक्स, इनके बीच में क्या रहा? क्लैशेस चलते ही रहे। तो इनके बीच में जब क्लैशेस हैं तो यहाँ का लिटरेचर जो है वो भी क्या होगा? प्रभावित होगा। यहां से थीम्स जो है उसको मिलेंगी। कोर्ट कल्चर, चार्ल्स द फर्स्ट, ठीक है, इसका जो कोर्ट जो था एक तरह का सिग्निफिकेंट कल्चरल हब था, सिग्निफिकेंट कल्चरल हब था। ठीक है, प्रमोटिंग द आर्ट्स एंड लिटरेचर, जिसमें आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट किया जाता था। ठीक है, इसमें मास्क है, पोइट्री है, थिएटर है, ये कलाएं जो है लिटरेचर की, ये फ्लोरिश होती रही थी। प्यूरिटन्स इसके खिलाफ थे, याद रखिएगा, प्यूरिटन्स क्या थे? इसके खिलाफ थे। तो जैसे ही प्यूरिटन्स का प्रभाव बढ़ जाता है तो एक सबसे बड़ा प्रभाव जो दुष्प्रभाव जो है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो थिएटर्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन राजा चार्ल्स द फर्स्ट जो था वो क्या था? कला और साहित्य दोनों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति था। इसीलिए इस दौर में आर्ट्स को पैट्रोनेज मिला, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स। ठीक है, क्या मिला? आर्ट्स को यानी कला को संरक्षण मिलता है। चार्ल्स द फर्स्ट एंड हिज कोर्ट वर पैट्रन्स ऑफ द आर्ट्स, लीडिंग टू अ फ्लोरिशिंग ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। तो राजा और उसके दरबारी जो थे कला के क्या थे? संरक्षक थे। इसी वजह से जो लिटरेचर था इस दौर में उसको भी फलने फूलने का मौका मिला। बावजूद इसके यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन था, ठीक है, समाज में भी उठापटक हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके, ठीक है, लिटरेरी फ्लोरिशिंग होती है। डिस्पाइट पॉलिटिकल अनरेस्ट, अर्थात राजनीतिक अशांति के बावजूद द कैरोलिन एज विटनेस्ड अ रिच प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर,
पर्टिकुलरली इन पोइट्री एंड ड्रामा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब इस दौर के जो सबसे बड़े फिगर्स थे लिटरेचर के, हम उनकी बात कर लेते हैं। इस दौर में सबसे बड़ा नाम जो है वो आपको देखने को मिलता है जॉन मिल्टन का। ये देखिएगा, जॉन मिल्टन पहला सबसे बड़ा नाम। ये कॉमनवेल्थ के समर्थक थे, ओलिवर क्रोमवेल के समर्थक थे। उनके लिए इन्होंने, उनकी गवर्नमेंट के लिए इन्होंने काम भी किया। अब जैसे ही ये पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, तो जैसे ही पार्लियामेंट का प्रभाव जो है, इनके सपोर्टर्स का प्रभाव जो है बढ़ने लगा, तो राजा आगे चल करके क्या करता है, ये प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा देता है 1643 के अंदर। किस पे लगाता है? प्रेस पर। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा। जॉन मिल्टन बिगेन हिज राइटिंग करियर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो पीरियड था, कौन सा? चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल का पीरियड था। इसमें मिल्टन ने लिखना शुरू किया। इसका बेस्ट वर्क जो है, जैसे पैराडाइज लोस्ट वगैरह है, वो इस दौर में नहीं आता है, ठीक है, वो आगे चल करके आएगा। ठीक है, कैरोलिन से आगे कॉमनवेल्थ जो है, ठीक है, वहां अपने को इसकी जो कुछ बेहतरीन वर्क है वो देखने को मिलेंगे। तो ये वो दौर था जब मिल्टन ने लिखना शुरू किया। दो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज लेटर वर्क्स, हालांकि इसकी पहचान जो है इसके बाद में आने वाले वर्क्स जो हैं उनसे बनती है, जैसे कि पैराडाइज लोस्ट जो कि 1667 में आता है। मिल्टन वॉज एन एक्टिव पॉलिटिकल फिगर ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। याद रखिएगा, मिल्टन जो था वो पॉलिटिक्स में क्या था? एक्टिव था, सपोर्टर था किसका? ठीक है, ये देखिए, he supported the parliamentarians and wrote pamphlets advocating for civil liberties and against the monarchy। उसने राजशाही के खिलाफ लिखा, राजा के खिलाफ लिखा, और जो सिविल लिबर्टी है उसके पक्ष में उसने लिखा। His notable works from this period include Areopagitica, जो 1644 में आता है। ये एक पैम्पलेट है, एक स्पीच है कंडेमनिंग सेंसरशिप, ठीक है, जिसमें क्या करता है, प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगाई गई है उसका विरोध करता है, उसकी निंदा करता है, कंडेम करता है उसको। इसके अलावा द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, ये क्या लिखता है? द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, जहां पर विच जस्टिफाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, जहां पर राजा जो था, चार्ल्स फर्स्ट जो था, उसको जो एग्जीक्यूट किया गया था, उसको मौत की जो सजा दी गई थी, उस मौत की सजा को जस्टिफाई करता है। वो कहता है ये न्यायोचित था, इसको मौत की सजा जो दी गई वो सही थी। ठीक, उसको जस्टिफिकेशन यहां पर ये देता है। बुक का नाम क्या है? टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, याद रखिएगा। ठीक है, फिर एरोपेजिटिका जॉन मिल्टन के द्वारा कब लिखी जाती है? 1644 में। ये कब लिखी गई है? 1644 में। और ये एक ऐसी बुक है जो स्टूडेंट आज मैथ कम्युनिकेशन का कोई कोर्स करता है, डिग्री करता है, तो वो एरोपेजिटिका उसको जरूर पढ़ता है। पूरा नहीं सही, थोड़ा बहुत उसका एक्सट्रैक्ट जरूर पढ़ता है। तो मास कम्युनिकेशन मीडिया वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन पुस्तक है, इन्होंने जरूर पढ़ी होगी। तो ये पुस्तक लिखी जाती है 1644 में। ठीक है, और एक तरह का पैम्पलेट था, स्पीच थी। तो और ये इसने कहाँ दी? जो इंग्लिश संसद है, इंग्लिश पार्लियामेंट है, उसके सामने एक भाषण के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 1643 में जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, उसके खिलाफ इसमें तर्क दिया गया था। ठीक है, ये जो आदेश आया था सेंसरशिप का, इसके अनुसार सभी प्रकाशित जो पुस्तकें थी उनके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी। यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो पहले गवर्नमेंट इसको चेक करेगी, एंड देन आफ्टर यू शैल गेट द परमिशन। ठीक है, तो मिल्टन का एरोपेजिटिका जो है फ्री स्पीच और प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे बेहतरीन डिफेंसेस में से एक माना जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब मिल्टन के बाद में यहां पर जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है वो होता है जॉर्ज हर्बर्ट का। जी हाँ, जॉर्ज हर्बर्ट का। वेल्श में इनका बर्थ हुआ था, अच्छे वक्ता भी थे, ओरेटर थे, और एंग्लिकन प्रीस्ट थे। याद रखिएगा,
प्रीस्ट कैसे थे? एंग्लिकन प्रीस्ट थे, अर्थात राजा वाली चर्च के अंदर इनको पद मिला हुआ था वहां पर प्रीस्ट का। ही इज नॉन फॉर हिज रिलीजियस पोएट्री। तो जॉर्ज हर्बर्ट का जब भी नाम आता है तो जॉर्ज हर्बर्ट क्या है? ये एक रिलीजियस पोएट है। क्या है? रिलीजियस पोएट है, which is characterized by its deep spiritual insight and elegant style. His poetry is characterized by deep religious devotion and intricate metaphysical conceits. ठीक? His most famous collection is The Temple. इनके लिए सबसे बड़ी, इनकी सबसे बेहतरीन जो पुस्तक जो थी इनकी, वो क्या थी? द टेम्पल। इसका आपको नाम याद रखना है। इसमें कई तरह की बेहतरीन पोएम्स जो है वो आपको मिलेंगी। इस टेम्पल के अंदर जो थीम जो थी, फैथ, विश्वास, रिडेम्पशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड गॉड, मानव और भगवान, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसके बेस पे, उसको आधार बना करके उन्होंने बहुत सारी काव्य सृजन किया और उसी को, उसका जो कलेक्शन है उसको नाम दिया गया द टेम्पल। याद रखिएगा, द टेम्पल। ये 1633 में पब्लिश होता है। देखिए यहाँ पे द टेम्पल 1633, पब्लिश्ड पोस्टमसली, इनकी मृत्यु के पश्चात ये पब्लिश होता है। फोकसिंग ऑन रिलीजियस थीम्स। अभी जैसे मैंने कहा इसमें सिर्फ क्या मिलेगी आपको? रिलीजियस थीम्स, क्योंकि पोइट ही क्या थे? रिलीजियस पोइट थे। अब इसमें कुछ प्रमुख जो पोएम्स हैं, जैसे द आल्टर, दूसरा ईस्टर विंग्स, द कॉलर, लव, द पुली और जॉर्डन द फर्स्ट और जॉर्डन द सेकंड। एक पोएम का मैं नाम यहाँ पर जरूर लिखूंगा जो कि आपने अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और पोएम का टाइटल है वर्च्यू। ठीक है, हम लोग तो जब फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे काफ़ी पहले, तब ये पोएम जो है जॉर्ज हर्बर्ट की हमारे यहाँ मेंशन थी, वर्च्यू। इस पोएम के अंदर ये सीजन्ड टिम्बर की बात करते हैं। सीजन टिम्बर को कंपेयर करते हैं सोल के साथ में। ठीक है, और सीजन टिम्बर को ये क्या बताते हैं? इटरनल बताते हैं, अमर बताते हैं। सिमिलीज का बेहतरीन प्रयोग इस हेतु वो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम है आपको याद रखने चाहिए। आगे बढ़े। दूसरी इनकी एक और कलेक्शन थी, अ प्रीस्ट टू द टेम्पल या द कंट्री पार्सन, अर्थात मंदिर का पुजारी। ये भी पोस्टमसली पब्लिश हुई थी, लेकिन ये प्रोज वर्क था। दिस प्रोज वर्क ऑफर्स अ मैनुअल फॉर एंग्लिकल प्रीस्ट। ये क्या था? प्रोज वर्क था। इसमें क्या है? एक तरह का मैनुअल है फॉर एंग्लिकल प्रीस्ट। जो एंग्लिकल प्रीस्ट होते हैं उनके लिए क्या उनके दायित्व हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो डिटेलिंग द आइडियल लाइफ एंड ड्यूटीज ऑफ ए कंट्री पर्सन, किसी पादरी को कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श जीवन उसको किस तरह से जीना चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तीसरी इनकी पुस्तक थी जैकुला प्रूडेंटम, 1651 में आती है। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज आउटलैंडिश प्रोवर्ब्स। इसका एक और नाम भी है, जैकुला प्रूडेंटम, इसका एक और नाम भी है, और वो क्या? आउटलैंडिश प्रोवर्ब्स। और ये क्या है? ये कलेक्शन है कुछ प्रोवर्ब्स का, अफोरिज्म्स का। ठीक है, ये भी पोस्टमसली पब्लिश होती है। यहां पर इसमें जॉर्ज हर्बर्ट जो है उसकी हमें विट और विजडम जो है दोनों ही देखने को मिलती है। क्लियर? इसके अलावा तीसरे नंबर पे एक और नाम हम यहां ले सकते हैं, और वह रॉबर्ट बर्टन का। इनकी एक ही पुस्तक का आप नाम याद रखिए, द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। बस इतना ही आप याद रखिएगा, रॉबर्ट बर्टन, और इनका संबंध किससे है? एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली नामक पुस्तक से है। और ये पुस्तक क्या है? ए कॉम्प्रहेंसिव एंड स्कॉलरली एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन मेलैंकोली एंड इट्स कॉजेज, कि मानव का दुख दर्द जो है क्यों है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसके ऊपर एक विद्वान की दृष्टि से इन्होंने विचार किया है समग्र रूप से।
अगला नाम नंबर 4 पे आता है सर थॉमस ब्राउन, और इनका सबसे प्रचर्चित जो वर्क है वो है रिलीजियो मेडिसी। जी हाँ, रिलीजियो मेडिसी। एक और है लेकिन वो इतना चर्चित नहीं है। दूसरा कौन सा है? हाइड्रियोटैपिया। हाइड्रियोटैपिया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कौन सा है? रिलीजियो मेडिसी। तो ये नाम कुछ आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कैरोलिन एज जो है इसमें कैविलियर पोइट्स भी हुए। कौन से पोइट्स हुए? कैविलियर पोइट्स। अब ये कैविलियर पोइट्स कौन से हैं? तो भैया कैविलियर पोइट्स वो पोइट्स हैं जो राजा के दरबार में रहे होंगे या उससे संबंधित रहे होंगे, और उनकी वफादारी जो है वो किसके प्रति रही होगी? राजा के प्रति रही होगी, ठीक है। तो ऐसे पोइट्स को क्या कहा गया? कैविलियर पोइट्स कहा गया। द कैविलियर पोइट्स वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट। राजा चार्ल्स जो है उसकी कोर्ट से जुड़े हुए पोइट्स थे। दे आर नोन फॉर देयर एलिगेंट लिरिकल पोइट्री, often celebrating beauty, love and loyalty to the king। राजा के प्रति वफादारी जो है वो इनकी पोएट्री में भी झलकती है। ब्यूटी, लव इनकी बात करते ही करते हैं, लेकिन राजा के प्रति वफादारी की बात भी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कैविलियर पोइट्स जो है उनकी फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहले क्या मिलेगा? उनकी पोएट्री में लॉयल्टी एंड ऑनर मिलेगा। किसके प्रति? इंग्लिश जो कोर्ट है उसके प्रति, इंग्लिश किंग जो है उसके प्रति, राजा और राजा की कोर्ट के प्रति। इन लोगों की थीम क्या थी? कार्पे डियम। इसको एक नाम में अपन कह सकते हैं, कार्पे डियम, ठीक है। अ रिकरिंग थीम यानी बार बार प्रयुक्त होने वाली थीम इन कैविलियर पोएट्री इज कार्पे डियम, जिसका मतलब क्या था? सीज द डे, अर्थात आज का दिन है, इसको इसके मजे लूट लो, कल हो ना हो, ऐसी सी इनकी थीम होती है। तो एम्फेसाइजिंग द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ, कि जिंदगी जो है क्षण भंगुर है, इसलिए आज मजे ले लो। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजॉइंग इट्स प्लीजर्स, तो जिंदगी बहुत छोटी है, आनंद से जियो, ये इनका थीम हुआ करता था। तीसरा, लव एंड ब्यूटी। अब जब इस तरह की भावना है तो लव एंड ब्यूटी की बात जो है वो जरूर ही ये करेंगे। तो बहुत सारे जो कैविलियर पोएट्स हैं, मैनी कैविलियर पोएम्स सेलिब्रेट रोमांटिक लव एंड द ब्यूटी ऑफ वीमेन ऑफन इन ए लाइट हार्टेड एंड आइडियलाइज्ड मैनर। बिल्कुल ये इनकी थीम रहती थी, ठीक है। अब कैविलियर पोएट्स कौन कौन से रहे हैं तुरंत से नजर दौड़ा लेते हैं। हालांकि बहुत ही कोई इनके उम्दा या बहुत ही चर्चित इनके वर्क्स नहीं रहे, लेकिन चूंकि बात चल रही है कैविलियर पोइट्स की तो प्रश्न ये भी उठता है कि कैविलियर पोइट्स कौन कौन से थे, कैविलियर पोइट्स का संबंध कौन से पीरियड से है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैविलियर पोइट्स का संबंध किससे है? ये है कैविलियर एज से हो सकता है ना, याद रखिएगा इस चीज को, कैरोलिन एज से हो सकता है। कैविलियर पोइट्स कौन कौन से थे? रॉबर्ट हैरिक थे, जिनका हेस्पराइट्स पोइट्री कलेक्शन आया था। दूसरा रिचर्ड लवलेस थे, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ठीक। तीसरा थॉमस कैर्यू थे, एंड एलिसी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स डॉक्टर जॉन डन। और चौथे सर जॉन सकलिंग, जिन्होंने लिखा अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए आज हमने जो कैरोलिन एज देखी है ये चली है 1625 से लेकर के 1649। 1625 में किंग चार्ल्स द फर्स्ट जो है वो सत्ता पर काबिज होते हैं, ठीक है, और 1649 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दौर जो है कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन थी, सोशल अपहीवल थी, ठीक है। यहाँ पर द्वंद्व चल रहा था रिलीजियस तौर पे देखें तो एक तरफ एंग्लिकन, एक तरफ आपके पार्लियामेंटेरियंस हो गए, ठीक, जिनका प्यूरिटन्स कह सकते हैं, और तीसरा हो गए आपके कैथोलिक्स हो गए। इनके बीच में टेंशन चल रही थी। राजा और संसद के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, और ये एंग्लिकन, प्यूरिटन्स और कैथोलिक्स इनके बीच में रिलीजियस टेंशन चल रही थी। और इन सब से आपका साहित्य भी क्या होता है? प्रभावित होता है।
तो राजा ने तंग आकर के क्या कर दिया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उसने क्या कर दिया, किताबों के ऊपर सेंसरशिप जो है लागू कर दी, बैन लगा दिया एक तरह से देखा जाए तो। तब उसके विरोध में मिल्टन ने क्या लिखा, एरोपेजिटिका लिखा है। देखा जाए तो इस दौर के अंदर दो ही बड़े नाम हैं, मिल्टन और दूसरा जॉर्ज हर्बर्ट। मिल्टन का एरोपेजिटिका और टेन्योर्स ऑफ किंग्स, ये दो वर्क हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जॉर्ज हर्बर्ट उनका हो जाएगा टेम्पल। ये मोटे मोटे आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। मिल्टन ने इस दौर में लिखना शुरू किया ही है, आगे जाकर के उसके बेहतरीन वर्क्स जो हैं अगले दौर में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए उन वर्क्स की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आगे करेंगे उसकी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल नटशेल फॉर्म में आपको बता दी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।